हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि जेपीएससी, आरएफओ और एसीएफ दोनों के ही रिवाइज्ड आंसर की को रिलीज कर दिया गया है और बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम यूट्यूब पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस फॉर आरएफओ एंड एसीएफ बोथ के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे। और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे। और ट्रस्ट मी, ये जो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो रहे हैं ये काफ़ी हाई क्वालिटी लेक्चर्स है और इनके अंदर जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये आपके मेंस के पेपर में अगर आप देखोगे तो ये आपके मेंस के पेपर में आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा आपको मदद करने वाला है। यानी कि जो आपका आंसर राइटिंग का जो आपका कंटेंट होने वाला है, अगर आप लेक्चर्स को अच्छे से देखते हो, ठीक है, इसके नोट्स को अच्छे से आप पढ़ते हो, हमारे नोट्स अगर आपने ले रखे हैं उनके साथ कंबाइन करके करते हो, तो श्योर शॉट है कि आपको इन सारे के सारे टॉपिक्स में अच्छा खासा एक नॉलेज गेन हो जाएगा और आप एक बेस्ट आंसर लिख पाओगे। ठीक है, जितने भी ये लेक्चर्स हैं इन सब के पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नेम से है, आईएएस ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां से जुड़ सकते हैं, जहां पे बहुत ही एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट आपको अपलोड किया जाता है। तो आज का हमारा ये पहला लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम काफी डिटेल में एनालाइज करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को। पूरा का पूरा ये टॉपिक आज मैं आपको कवर कराऊंगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ट्रस्ट मी, ये आरएफओ और एसीएफ दोनों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आखिरकार ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? तो सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझो कि हमारा जो अर्थ है, सपोज कर लेते हैं हमारा ये अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा सन है। ठीक है, मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का पहले फिनोमेना को समझा रहा हूं। अब इमेजिन करते हैं कि हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं है। अब होगा क्या कि दिन के समय शॉर्ट वेव रेडिएशन सन से अर्थ पे आएगा, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर दिन के समय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब रात होगी तो ये सारे के सारे रेडिएशन वापस एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, आउटर स्पेस में चले जाएंगे, जिससे टेम्परेचर जो है वो सडनली बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड सर्टेन गैसेस, एटमॉस्फेयर के एब्सेंस में और कुछ सर्टेन गैसेस के एब्सेंस में होगा क्या कि एक समय पे अर्थ बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है और एक समय पे अर्थ बहुत ज्यादा ठंडा हो जा रहा है, जिससे कि जो हमारा सर्वाइवल है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज योर एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए। तो यानी कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये हमारे एटमॉस्फेयर में या ये हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली एग्जिस्ट करता है। और इसका काम क्या है? तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद करता है। होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और ये गैसेस क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है ये क्या हो सके, बैलेंस हो सके। यानी कि एक समय पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो जा रहा है, एक समय पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ठंड हो जा रही है, एक बैलेंस टेम्परेचर जिसे हम कह सकते हैं वो मेंटेन रहे। तो यानी कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम पढ़ते हैं इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जो कि हमारे अर्थ के सरफेस को वार्म रखने पे इनफ टू सपोर्ट अ लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने में। देखो यहां पे मैं जो जो वर्ड्स लिख रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ में आपको जितना भी कंटेंट मिल रहा है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप केवल और केवल इसी कॉन्सेप्ट को लिख के आते हो पेपर में तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मैंने इसमें बहुत ज्यादा चीज आपको नहीं दिया, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि अभी पॉजिटिवली काम कर रहा था ये हमारे लिए नेगेटिवली भी काम कर सकता है, नेगेटिव वे में भी काम कर सकता है। और ये नेगेटिव वे में कैसे काम करेगा? ये नेगेटिव वे में काम करेगा बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और यही हमारे लिए प्रॉब्लम कॉजिंग हो जाता है। यही हमारे लिए क्या हो जाता है, प्रॉब्लम बन जाता है, जो कि इसके इफेक्ट को एम्पलीफाई कर देता है। यानी कि जो इफेक्ट अब तक पॉजिटिव काम कर रहा था अब वो नेगेटिव हो जाता है और ये हमारे लिए एज अ प्रॉब्लम बन जाता है। तो यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं करता है, बट ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन ये डिसबैलेंस हो जाता है और इसके कारण हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो ये तो हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। अब इसे हम थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, क्योंकि आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना बहुत कंपलसरी है। मैं कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब होता क्या है नेचुरल प्रोसेस में, देखिए अभी मान के चलते हैं कि हमारा ये नेचुरल प्रोसेस है। दो सिनेरियो में आपको बताता हूं। अब होता क्या है कि सन से रेडिएशन जो है वो कहां आते हैं, अर्थ में आते हैं इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट सोलर वेव रेडिएशन। इसको मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट सोलर वेव रेडिएशन, यानी कि ये सोलर रेडिएशन है।
ठीक है, शॉर्ट वेव के फॉर्म में आ रहा है। और अर्थ एक समय के बाद क्या हो जाएगा, जब ये बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो अर्थ अपने आप में एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाएगा। अर्थ अपने आप में क्या बन जाएगा, एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाएगा। पहले अर्थ क्या था, अर्थ का टेम्परेचर कम था, तो अर्थ धीरे 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 क्या कर रहा है, बहुत सारे सन रेस को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एक समय के बाद अर्थ अपने आप में क्या हो गया, एक रेडिएटिंग बॉडी बन गया, क्योंकि उसका टेम्परेचर अब मैक्सिमम लिमिट को पार कर गया। अब ये क्या करेगा कि वापस से कुछ रेस को आउटर एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा, और इन्हें हम कहते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये टर्म्स आपको लिखना है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ये नॉर्मल सिनेरियो में आपका चला जाता है, जिससे कि हमारा जो हीट बैलेंस है, जो हमारा हीट बैलेंस है अर्थ का, ये मेंटेन रहता है, यानी कि ये हीट बैलेंस को मेंटेन रखने में मदद करता है। बट ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से आप समझिए कि गैसेस लाइक CO2, वाटर वेपर, मीथेन, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये यहां पे क्या हो जाते हैं, एक तरीके से डिपॉजिट हो जाते हैं, ये यहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ये क्या करेंगे कि जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन यहां से जाने की कोशिश करेगा तो इसको यहीं पे ट्रैप करके रख लेंगे, यानी कि यहीं पे इसको रोकने की कोशिश करेंगे। इट इज सिमिलर लाइक कि हमारा कार कैसे होता है, हमारी कार में बाहर से सूरज की किरणें आ रही है और एक समय के बाद कार का अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि किरणें बाहर वापस नहीं जा पा रही है। सेम अर्थ के साथ भी वैसा होता है। तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और ये टेम्परेचर बढ़ने से काफी सारे इंपैक्ट्स हमारे इकोसिस्टम पे देखने को मिलते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया डायग्राम जो कि आपको बनाना है विद ऑल द लेवलिंग्स। तो यहां पे मैंने आपको सब बता दिया। तो बेसिकली अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट रिफर्स टू द वार्मिंग। ये उस वार्मिंग यानी कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर, वार्मिंग का मतलब इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। यहां पे आपका ये मतलब है, वार्मिंग का मतलब है इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस दैट रिजल्ट्स व्हेन हीट फ्रॉम द सन इज ट्रैप्ड नियर अर्थ सरफेस। ये क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है बाय गैसेस। दिस गैसेस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये जो गैसेस है ना, ये जो गैसेस है जो हमारे सोलर रेडिएशन को, जो हमारे सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, यही ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। आप देखो यहां पर भी एक डायग्राम बनाया गया है कि ये जो लेयर है, ये जो लेयर आपको यहां पे दिख रही है, ये लेयर क्या करता है कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ से जाना चाहिए उसको जाने नहीं देता है, और वापस यहीं पे रिफ्लेक्ट करके अर्थ के अंदर ही रख देता है, जिससे कि ओवरऑल अर्थ का जो टेम्परेचर है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस का। यानी कि ग्रीन हाउस गैस अपने आप में एक नेचुरल फिनोमेना तो है ही, ये तो अपने आप में एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये नेचुरल फिनोमेना हमारे लिए नेगेटिव कैसे हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है बाय ह्यूमन इंटरवेंशंस। ठीक है, अब आते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि क्या क्या गैस है जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस में। आपको इनके सोर्सेस पता होने चाहिए कि ये कहां से निकलते हैं, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट आपको याद रखना है कि वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है ग्रीन हाउस गैस में। अब इसका इमिशन कहां से हो सकता है, तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये सबसे बड़े सोर्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। वेहिकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, डोमेस्टिक पोल्यूशन, इन सब से CO2 का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर पे बढ़ता है। सेकंड गैस है मीथेन। मीथेन कहां से होता है, एग्रीकल्चरल, स्पेशली राइस फील्ड से, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से। ठीक है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, यानी कि जहां पे कोई चीज सड़ रहा होता है वहां से मीथेन का इमिशन होता है। लाइवस्टॉक फार्मिंग, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जहां पे होता है, गाय वगैरह पाला जाता है, वहां से मीथेन का इमिशन होता है। वाटर वेपर, तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा नेचुरल वाटर साइकिल से ही आ रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये जितने भी आपके इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस, इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इसमें आपका फर्टिलाइजर आ जाता है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स वगैरह जितना भी, इसमें भी नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो इसका मेजर सोर्स आप समझ सकते हो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा ओजोन। अब ओजोन लेयर के ऊपर भी हम लोग का एक पूरा का पूरा वीडियो आएगा, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीशन भी हमें पढ़ना है। अब ओजोन भी जो है ना, ये पॉजिटिव भी होता है। ओजोन जो होता है, ये जो नेचुरल ओजोन लेयर है, ये प्रोटेक्टिव है, यूवी रेस को हमसे आने तक बचाता है, जो हमारे हार्मफुल यूवी रेस है। बट कहीं ना कहीं जब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो ये भी क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस को ट्रैप करने में मदद करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जितने भी कूलिंग रिएजेंट होते हैं, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इनके अंदर यूज होता है। इसके भी न्यू टाइप्स है, जैसे कि आप एक देखोगे HFCS हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एक PFCS प्रोफ्लोरोकार्बन, एक SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के। तो सोर्सेज तो आपको मस्ट है कि पता ही होना चाहिए, सोर्सेज इज तो वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको सारे सोर्सेज पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस के क्या क्या सोर्सेज है। तो आफ्टर सोर्सेज वी आर कमिंग टू दी कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि क्या क्या कारण है, कॉजेज क्या क्या है। अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या सोर्सेज थे, अब उन सोर्सेज के कॉजेज के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला है वेस्ट डिस्पोजल। अभी मैंने आपको बताया ना, वेस्ट डिस्पोजल के कारण क्या होगा, वेस्ट डिस्पोजल के कारण होगी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन,
अब ये बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन मीथेन प्रोड्यूस करेगा, डिकम्पोजिशन जब कोई चीज सड़ेगा, ठीक है। राइस फील्ड इसका बहुत बड़ा सोर्स है। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, वेस्ट डिस्पोजल, इन सब से क्या होता है, आपका मीथेन का इमिशन होता है। फिर जितने भी हमारे रेफ्रिजरेंट एरोसॉल्स वगैरह यूज होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स, जितने भी आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, उनके अंदर आपको नाइट्रस ऑक्साइड देखने को मिलता है, हैवी मेटल्स आपको देखने को मिलता है। हैवी मेटल्स, ये हैवी मेटल्स भी क्या होते हैं, हमारे आउटर एटमॉस्फेयर पे जाके ट्रैप होते हैं, फिर वो आपके हमें रेस्पिरेटरी डिसीजेस इन सब में कॉज करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल लाइवस्टॉक, ये तो हमने डिस्कस किया ही, इमिट करते हैं मीथेन ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आज के समय में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप देखोगे तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज क्या है, इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होगा। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है CO2 का, ठीक है। और जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ये तो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज करते ही हैं। तो यानी कि आपके आंसर में, जो भी आप आंसर एग्जाम में लिखने वाले हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कंटेंट आपके आंसर में होना चाहिए। हमने इस टॉपिक को इसी हिसाब से सजाया है। सबसे पहले आप देखो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, फिर उसका हमने आपको एक डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग दिया, फिर हमने आपको बताया कि क्या क्या गैसेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद हमने गैसेज के बारे में डिस्कस किया जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, फिर हमने कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया, और अब हम आते हैं कि इंपैक्ट क्या होता है। एक एक चीज आपको लिंक करते हुए जाना है, ठीक है। सबसे पहला इंपैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग। नाउ व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज द एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सर्फेसेस, यानी कि अर्थ सरफेस के एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्री इंडस्ट्रियल एरियाज में। अब इसका कई कारण हो सकता है, जैसे इसी का एक कारण यहां पे आपको दिख रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स। जब आपका ओवरऑल क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ सरफेस का, तो उससे क्या होगी कि जितने भी आइस कैप्स है, पोलर आइस कैप्स जो कि आपको देखने को मिलते हैं, वो पोलर आइस कैप्स क्या होगा, मेल्ट होगा। तो एक सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग का। हम ग्लोबल वार्मिंग को भी डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, तो ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यू सीरीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो अपना सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि वीडियोस में अगर लाइक्स नहीं आते हैं, वीडियोस अगर चलता नहीं है, तो फिर इसमें मजा नहीं आता है, ठीक है। तो वीडियो में अपना सपोर्ट दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम बहुत अच्छे तरीके से पूरा आरएफओ का सिलेबस को इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहला इंपैक्ट तो ग्लोबल वार्मिंग आपको दिखता है, यानी कि एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में आप समझिए कि किसी समय आपको एकदम ही सूखा पड़ जा रहा है, यानी कि ड्रॉट लाइक सिचुएशंस हो जा रहा है। कभी आपका समझिए कि हैवी साइक्लोन आ जा रहा है, फ्लड सिचुएशन हो जा रहा है, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में डिस्ट्रप्शन आ रही है, हम अपने इकोसिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, बिल्कुल ह्यूमन हेल्थ के ऊपर तो होगा ही होगा। आपको काफी सारे डिसीजेस देखने को मिल सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, कैंसर जैसी बीमारियां आपको बढ़ते हुए दिख रही है, ठीक है। स्ट्रेस आपको देखोगे कि बढ़ता हुआ दिख रहा है, डिप्रेशन का लोग शिकार हो रहे हैं। तो ये सब कारण क्या है? कहीं ना कहीं ये आपका कारण है ओवरऑल चेंज इन द इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी लॉस, यस बायोडाइवर्सिटी लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है। फॉरेस्ट फायर का आप देखो कि आजकल बहुत ज्यादा आप देखोगे कि फॉरेस्ट फायर आपका हो जाता है। फॉरेस्ट फायर इज व्हाट? बायोडाइवर्सिटी लॉस, फॉरेस्ट पूरा का पूरा जल जा रहा है। एग्रीकल्चरल में डिस्ट्रप्शन आता है, जिसकी वजह से हमें फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होता है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होता है, प्रॉपर एग्रीकल्चर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सॉइल ने अपना फर्टिलिटी खो दिया है। क्यों? क्योंकि सॉइल ने अपना फर्टिलिटी खो दिया, जो सॉइल का फर्टिलिटी था वो लॉस्ट हो गया। तो ये कुछ इंपैक्ट्स है, ठीक है। इसी तरीके से हम जब क्लासेस लेते हैं तो उसमें और ज्यादा डिटेल में हम आपको पॉइंट्स बताते हैं, ठीक है। जो हमारा आरएफओ का जो बैच चल रहा है जिसमें हम क्लासेस लेते हैं, उसमें और ज्यादा डिटेल में आपको बताया जाता है इन सब चीजों के बारे में। तो ये तो बात हो गई आपके इंपैक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि क्या क्या इंटरनेशनल एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ग्रीन हाउस गैस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये अब हमें समझना होगा कि ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या क्या लिया जा रहा है। तो सबसे पहला एफर्ट्स आपका यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लिया जा रहा है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि स्टेप्स लिया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1992 में। किसके तहत? तो ये भी याद रखिएगा, रियो अर्थ समिट के अंदर, जो सबसे पहला हमारा हुआ था रियो डी जेनेरियो में। मेन क्या था? ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, यानी कि ग्लोबली हमें साथ आके क्या करना है, पूरे के पूरे क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि ओवरऑल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है हमारा कायोटो प्रोटोकॉल। तो ये कब आता है? तो ये 1997 में आता है कायोटो प्रोटोकॉल। और ये भी ट्रीटी किसके अंदर है? तो ये ट्रीटी भी आपका यूएनएफसीसी के अंदर, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसी ट्रीटी के अंदर इसको कायोटो प्रोटोकॉल को लाया गया था। इसका मेन टारगेट क्या है कि जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है उनको क्या करना है? ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करना है। यानी कि जितने भी हमारे डेवलप्ड नेशन है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, उनको ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे काफी छोटे छोटे फॉन्ट्स दिख रहे होंगे, बट आप जब पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम पे जाके, तो ये काफी डिजिटल है, आप इसको जूम इन करेंगे ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट ये 2015 में आता है, किसके तहत? तो ये भी एक ट्रीटी है जो कि आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ही अंदर आता है। इसका भी मेन टारगेट है ग्लोबल वार्मिंग को हमें 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है।
पेरिस एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ था जिसमें आपको नेशनली डिटरमाइंड बहुत सारे कंट्रीज इसके पार्टीज है और उनको मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को यानी कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है उसको कम रखना है। मॉनिटरी प्रोटोकॉल, ठीक है, 1987 में आता है, 1987। इसका मेन टारगेट क्या था? रिड्यूस इन द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी कि ये भी मेनली टारगेट किसको करता है? ग्रीन हाउस गैस इमिशन, और उसके अंदर भी मेनली एक टारगेट करता है सीएफसीज, एचएफसीज, यानी कि इन तरीके के पीएफसीज, SF6, इस तरीके के जो हार्मफुल गैसेस है जिनको हम फ्लोरिनेटेड गैसेस बोलते हैं, फ्लोरिनेटेड गैसेस। ये सब टेक्निकल टर्म्स है, हर सब्जेक्ट का एक टेक्निकल टर्म्स होता है जो कि आपको यूज करना है, तब जाके आपको फील आएगा कि हाँ आप उसके रिगार्डिंग कुछ आंसर लिख रहे हो। इसी तरीके से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसकी मीटिंग हर साल होती रहती है, ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी आपका है, इसी के अंदर आप देख सकते हो। अभी आपका रिसेंट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मीटिंग हुआ था, COP29। देन IPCC, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये है इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यहाँ जितना भी आपका ट्रीटीज है, जितना भी कन्वेंशन है, सब क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है। ग्लोबल इनिशिएटिव्स काफी ज्यादा लिया जा रहा है, अलग अलग स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझिए कि आपको 7 पॉइंट्स मिल गए केवल और केवल इनका, कि इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या क्या लिया जा रहा है, यानी कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे मिल जा रहा है कि आंसर किसमें आपको लिखना है। ये तो बात हो गई इंटरनेशनल एफर्ट्स की। अब इंडिया क्या इनिशिएटिव ले रहा है, तो आप देखोगे तो इंडिया भी काफी लार्ज स्केल में इन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहा है कि वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम कर सके। सबसे पहले हमने नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को तैयार कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, इसके तहत हम क्या कर रहे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को हम तैयार कर रहे हैं, यानी कि ऐसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, इस तरीके का डेवलपमेंटल प्रोसेस लाना जो कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है, ठीक है। नेशनल सोलर मिशन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया है, जिसमें हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें 100 गीगावाट सोलर पावर जनरेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, जिसके तहत आप एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम से जुड़ते हो और आपको यहां पे कुछ क्रेडिट्स मिलता है आपके परफॉर्मेंस बेसिस पे, यानी कि ये परफॉर्मेंस बेसिस इनिशिएटिव है। आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं, आप उसको अगर अचीव करते हो तो आपको एनर्जी सेविंग जैसे कुछ सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपेंड किया जा रहा है, अब हम लोग नॉन फॉसाइल फ्यूल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज की तरफ हम मूव कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, विंड एनर्जी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, यानी कि जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनके तरफ हमें मूव करना है। एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग, इसके ऊपर आपका काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, ठीक है। किस तरीके से हम फंड्स को यूटिलाइज कर सके ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में मदद कर सके, ठीक है। फेम स्कीम लाया गया है सरकार के द्वारा, ताकि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एक तरीके से आपका फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं इनके ऊपर हम कम निर्भर हो सके, ऑयल का रिडक्शन कम करें जिससे हमारा CO2 का इमिशन कम होगा, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, जिसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सरकार आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज देती है, ठीक है। लाइफ मूवमेंट निकाला जा रहा है, यानी कि लाइफस्टाइल प्रैक्टिस टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि इसके तहत आप अपने डेली यूजेस ऑफ लाइफ में कहां कहां आप कार्बन का रिडक्शन कम कर सकते हो, क्योंकि कार्बन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है, CO2 ही सबसे बड़ा आपका ग्रीन हाउस गैस का कंट्रीब्यूटर है। तो ये जो लाइफ मूवमेंट है इसके तहत आप क्या करते हो? बेसिकली लाइफ मूवमेंट हमारा एक पूरा का पूरा टॉपिक भी है, इसमें आप अपने डेली प्रैक्टिसेस में ऐसा क्या इनिशिएटिव ला सकते हो जिसके तहत आप कार्बन के रिडक्शन में मदद कर सकते हो, ये आपको सिखाया जाता है लाइफ इनिशिएटिव के तहत। तो ये भी एक गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया स्टेप्स है, ठीक है। एफॉरेस्टेशन एंड ग्रीन इंडिया मिशन तो चल ही रहा है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगाना है। 5 मिलियन का टारगेट लिया है सरकार ने, 5 मिलियन ट्रीज, तो ये एफॉरेस्टेशन है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अगेन ये एक इंडिया का इनिशिएटिव है रिगार्डिंग सोलर एनर्जी, ठीक है। तो ये सब इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है स्पेशली, ये पूरा का पूरा जो है इंडिया, क्योंकि आपको इंडियन पर्सपेक्टिव से भी लिखना है। अब आपको कितना पॉइंट मिल गया? आप देखो आपको मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आपको 10 पॉइंट्स मैंने दे दिया। तो एट द लास्ट ग्रीन हाउस गैस जो है ये एसेंशियल है फॉर लाइफ, बट ह्यूमन एक्टिविटीज जो है इनसे इंटेंसिफाइड कर देती है, जो कि चेंज हो जाता है ग्लोबल क्राइसिस में। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही बताया था कि ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है ये क्या है? अर्थ का जो टेम्परेचर है ये मेंटेन्ड है, ठीक है, जिससे हमें एक सब्सिस्टेंस लाइफ मिल पा रहा है, ठीक है। अब राइजिंग इमिशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, सीज लेवल बायोडाइवर्सिटी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन प्लस नेशनल इवेंट्स आर क्रूशियल टू लिमिट दिस टेम्परेचर राइज, यानी कि ये केवल और केवल एक इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं हो पाएगा, नेशनली एंड इंटरनेशनली कम्युनिटी बेसिस पे हमें एक होना होगा। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, यानी कि हम जो आज जहां पे रह रहे हैं उस पर कल किसी और का अधिकार होगा, तो हम उसे इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय ना करते कि कल कोई उसमें रह ना सके। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।